हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आर के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे थे और किसी कारणवश कुछ दिनों तक आप लोगों के प्रैक्टिस सेट नहीं आए हैं। कुछ मेजर इशू हो गए थे जिस वजह से आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हो पा रहे थे। आज इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा संस्कृत आई द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत जो आपका पेपर फर्स्ट था जीएस वाला सेक्शन है उसको कवर किया जाएगा और जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसे अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। और देखिए, जहाँ तक है कि आज से आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगे। उसके साथ साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो भी आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी हिंदी के लिए भी एक प्रॉपर जो है पीडीएफ बनाया जा रहा है, जो इसमें आपके चाहे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और वो ऐसे पर्यायवाची या फिर ऐसे जो है अन्य जो शब्द हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि उससे रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके साथ साथ घटना चक्र के भी 5 प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं तो उन्हें भी प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा, जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उसमें करंट अफेयर अपडेटेड हैं तो इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट्स में मान कर चलिए कि 20 से 25 आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और अगर आप 25 करते हैं तो 150 से 200 जो आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हैं सेक्शंस के वो भी आपके उसके साथ साथ तैयार हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है वो भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज से पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो डेली बेसिस पे आप लोगों के आए और अब तक जो भी आप लोगों की तैयारी में जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहा था वो इस चैनल के द्वारा किया गया है। और कुछ दिनों तक जो प्रैक्टिस सेट्स नहीं आया है उसके लिए जो है हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लाना नहीं चाहते थे, प्रैक्टिस सेट आना चाह रहा था। ठीक है, या फिर से उसे वो प्रैक्टिस सेट आता, लेकिन किसी वही है कि किसी वजह से कारण से जो है वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों का नहीं अपलोड हो रहा था, लेकिन आज से कोशिश की जाएगी कि वो कंटिन्यू हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग जो आपका संस्कृत आईएएस का टेस्ट नंबर 8 है उसे कंप्लीट करेंगे और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि देखिए चैनल का इशू भी है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब द्वारा जो है कुछ एक वो कॉपीराइट इशू को लेकर के कुछ हुआ, नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, नोटिस आया था जिस वजह से जो है आप लोगों की वीडियो नहीं आ रहे थे। तो आप लोग देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से इसका जो एक एल्गोरिदम है वो बढ़ता है, जिससे ये होता है कि अच्छा कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छा कराया जा रहा है, उसके साथ साथ अधिक जो व्यूअर हैं उन्हें पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इससे जो है चैनल का एक जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ता है। तो मैं वैसे मेरे लिए लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग ऐसा करते हैं लाइक करते हैं तो ये चैनल प्रॉपर सही ढंग से फंक्शन करता रहेगा और आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, चाहे वो आरओ एग्जाम हो चाहे आने वाला यूपी पीसीएस एग्जाम हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है और वो भी अच्छे से टाइमली आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं और पशुपालन के प्रमाण की बात कर रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर, भीमबेटका, मेहरगढ़ या फिर चौपानी मांडो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागौर से प्राप्त हुआ है। और बागौर है कहाँ पे? बागौर है राजस्थान में। बागौर राजस्थान में है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश में है और यहाँ से अगर हम बात करें भीमबेटका से, यह जो है यहाँ से जो शैलाश्रय अर्थात शेल्टर होम की बात की गई है, कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ भीमबेटका की गुफाओं में चित्रों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चित्रकारी के प्रमाण भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़ यहाँ से गेहूं के दो और जौ के 3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कृषि से संबंधित या खाद्यान्न से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो की बात करें, चौपानी मांडो जो है यह कहाँ पे है? चौपानी मांडो जो है यह आपके कहाँ पे है? यह जो है यह एक नौ पसाड़ी बस्ती है। जो चौपानी मांडो है एक नौ पसाड़ी की बस्ती है और यहाँ पे यहाँ पर अस्थायी जीवन व्यतीत करने का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से? चौपानी मांडो से। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुआ है बागौर से और बागौर जो है यह एक मध्य पाषाणी का स्थल है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणकालीन स्थल से गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? संगनकल्लू, कोल्डी हवा, चिराद या फिर बुर्जहोम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुर्जहोम। यह कहाँ पे है? वर्तमान जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा बुर्जहोम। और यहाँ गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास का तात्पर्य क्या है? लोग जो है कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे गुफा बना करके वहाँ पे इनके द्वारा रहा जाता था। और ऐसा कहाँ पे किया जा सकता है? जहाँ पर जो प्राकृतिक
जो प्राकृतिक मौसम है, या कह सकते हैं कि वहाँ पे असमानताएं बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, मतलब बर्फ़ पड़ता हो या फिर से टेम्परेचर माइनस में रहता हो, वहाँ पे लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए गर्तावास में रहते थे। और यहीं पर जो है बुर्ज होम में ही मानव के साथ जानवरों के दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर उनके द्वारा उपयोग किए गए जो बर्तन हैं उनके भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है, जिससे इससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो लोग हैं वह इहलोक के बाद पूर्व जन्म, या कह सकते हैं कि इस दुनिया को छोड़ करके मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे। ठीक है, बुर्ज होम के जो लोग हैं मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे, और ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद इनके उपयोग के लिए इन वस्तुओं को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, बुर्ज होम हो गया, उसके साथ साथ गुफ्फर काल भी इसी के अंतर्गत आता है। संगन कल्लू की बात करें, या कहाँ पे है, संगन कल्लू है कर्नाटक में, संगन कल्लू कर्नाटक में है। और यहाँ से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। ठीक है, राख का ढेर प्राप्त हुआ है, और राख का ढेर प्राप्त होने से हमें क्या जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पशुपालन जो है व्यापक स्तर पे किया जाता था। ठीक है, देखिए ये सभी जानकारी जो है एडिशनल है, या आपको प्रैक्टिस सेट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बताया जा रहा है आपको बुक से देख करके, एनसीईआरटी जो है उससे बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा संगन कल्लू यह स्थान पूछ सकता है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कोल्डी हवा की बात करें, कोल्डी हवा जो है कहाँ पे है आपकी, कोल्डी हवा इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य हैं, कृषि में भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में, पहले इसे माना जाता था कि कोल्डी हवा जो है यह नवपाषाण काल का या कृषि का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कोल्डी हवा से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य के संदर्भ में कोल्डी हवा को नहीं माना जाता है। अब किसे माना जाता है, अब माना जाता है संत कबीर नगर के लहुरा देव को, संत कबीर नगर के लहुरा देव को माना जाता है, जहां से 8000 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अब ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन जो कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हमको कहाँ से प्राप्त हुए, वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। और चिराद तो आपको पता ही होगा, चिराद जो है छपरा अर्थात जो बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहाँ का एक स्थल है। और यहाँ से भी हड्डियों के औजार, यहाँ से हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, तो ये भी याद रखेगा। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोग गर्तावास में निवास करते थे, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई पुरास्थल नहीं है, कौन एक हड़प्पाई पुरास्थल नहीं है, यह बताना है। कौन जो है हड़प्पाई पुरास्थल नहीं है, धौलावीरा, सौगौरा, लोथल या फिर चन्हूदड़ो। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सौगौरा है। कहाँ, सौगौरा जो है गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है, एक कौड़ीराम। ठीक है, कौड़ीराम के पास है सौगौरा। और सौगौरा जो है यह मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, और यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि जो अनाज के गोदाम होते हैं, अनाज के गोदाम हौज जो है वो बनाए गए हैं, या फिर उनका साक्ष्य मिलता है यहाँ से। ठीक है, और मौर्य काल में शासकों द्वारा निर्देश दिया गया था कि अकाल के समय यहाँ से जो खाद्यान्न या फिर अनाज हैं यहाँ पे निवास करने वाले लोगों को यहाँ से दिया जाए, जिससे कि अकाल के समय उनका भरण पोषण हो सके। तो यह जो सौगौरा का जो ताम्रपत्र है, यह गोरखपुर के कौड़ीराम में स्थित मौर्यकालीन एक क्या है, हड़प्पाई स्थल नहीं बल्कि मौर्यकालीन स्थल है। ठीक है, तो सौगौरा इसका सही हो जाएगा। बाकी धौलावीरा, लोथल और चन्हूदड़ो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा की अगर हम बात करें, यह जो है धौलावीरा की अगर हम बात करें तो यह जो है कहाँ पे स्थित है, यह जो है आपके गुजरात में है। गुजरात में धौलावीरा भी गुजरात में है, लोथल भी आपके गुजरात में है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो, कोटद्दजी, देसलपुर, ये तीनों भी हड़प्पाई स्थल हैं। और चन्हूदड़ो कोटद्दजी की अगर हम बात करें, चन्हूदड़ो हो गया, कोटद्दजी हो गया, यह वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, यह स्थल इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो देसलपुर है, देसलपुर हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये सभी गुजरात में स्थित है। और जो आपका सौगौरा है यह मौर्यकालीन स्थल है और यह गोरखपुर जिले में स्थित आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर अकाल के समय जो सहायता करने की बात है उसका निर्देश दिया गया है। इसमें प्राचीन स्थल कुछ दिए गए हैं और पुरातात्विक खोज उससे आपको सम्मिलित करना है। लोथल से किसकी प्राप्ति हुई थी, लोथल से अगर हम बात करें, लोथल से प्राप्त हुआ था गोदीबाड़ा की। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, पकी मिट्टी की बनी हुई जो हल की प्रतिकृति है वो प्राप्त हुई थी बनवाली से। और धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया और यह धौलावीरा से पाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। कौन सा विकल्प इसका सही है? कितने विकल्प सही है यह बताना है, 2, 4, 3 या फिर 1। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, था चारों विकल्प सही हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक है, ऐतरेय कौशितकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और षड्वीस, यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अथर्ववेद का गोपद है, केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरीय है। तैतरीय, ठीक है, यह किसका है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरीय। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और षड्वीस। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पढ़ी निम्नलिखित में से किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता था? पढ़ी जो है किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता था? व्यापारी, लोहार, स्वर्णकार या फिर पुरोहित। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारी वर्ग के लिए पर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और यह जो व्यापारी वर्ग है यही मुख्य रूप से समाज में ऋण देने वगैरह, ऋण लेन देन का भी कार्य करते थे। ठीक है, ऋण लेन देन का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता था। ठीक, और ऋण लेन देन वाले जो कार्य करते थे उनको बेकनाट, उनको जो है बेकनाट के नाम से भी जाना जाता था। इनको बेकनाट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है बेकनाट कहा जाता था सूदखोर। ठीक है, सूदखोर कहा जाता था। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यापारी। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन काल से था? इसका सही आंसर बुद्ध के जीवन काल की अगर हम बात करें, गांधार भारत के बाहर वर्तमान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध नहीं जाते थे। मगध और कौशल, इन दोनों 3 और 4 कहाँ किस में दिया है? देखिए 3 और 4 यहीं पर मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध ने घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, कौशल और मगध में। अवंती और गांधार से महात्मा बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। अपने जीवन काल में कभी भी महात्मा बुद्ध अवंती या फिर गांधार में नहीं गए थे। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल पेड़ के नीचे पुनपुन निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्हें तथागत बुद्ध कहा गया। ठीक है, और इन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किया। यह अनात्मवादी थे, अर्थात आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। और इसी पर लेकर के एक सवाल खड़ा हुआ था कि अगर आप आत्मा को नहीं मानेंगे, देखिए महात्मा बुद्ध जो थे या आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में यह विश्वास करते थे। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो यही इनके सामने इनसे प्रश्न किया गया कि अगर आप आत्मा में विश्वास नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म किसका होगा? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पुनर्जन्म जो होता है यह चेतना का होता है, चेतना का पुनर्जन्म होता है। और जो चेतना है यह पंचभूतों, पंच तत्वों से निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है। और यह पंच तत्व वही आपके वायु, जल, ठीक है, और उसके साथ साथ अग्नि। ठीक है, पंच तत्वों से निर्मित माना। तो इनके द्वारा, महात्मा बुद्ध द्वारा, इन्होंने जो वैदिक धर्म है इसको अस्वीकार किया। उसके साथ साथ पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा में भी इनके द्वारा विश्वास नहीं किया जाता था। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ए है। ठीक, और उसके साथ साथ जो आपके बौद्ध धर्म है या महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने कर्म को वरीयता दी थी, न कि जन्म को या फिर जाति को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जाति किसी भी वर्ग में हो सकती है और वो अपने कर्मों के माध्यम से सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा बुद्ध का मानना था। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अस्थावीरवाद संप्रदाय बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय शाखा से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। अस्थावीरवाद संप्रदाय का संबंध हीनयान से है, हीनयान शाखा से, ये बात बिल्कुल ठीक है, हीनयान शाखा। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय यह जो है बौद्ध धर्म की महासंघिक शाखा से संबंधित है। देखिए, हीनयान की अगर हम बात करें, हीनयानी जो है यह
जो महायान है इससे थोड़ा कठोर माने जाते हैं। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर नहीं मानते हैं, एक पुरुष के रूप में इनकी पूजा करते हैं और उसके साथ साथ महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हीनयानियों द्वारा नहीं किया गया है। यह जो महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं इनके प्रतीकों के माध्यम से, जैसे कमल हो गया, कमंडल हो गया, ठीक है, इनके द्वारा प्रयोग किए गए जो भी वस्तु हैं इनको जो है पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं। जबकि जो महायान संप्रदाय के लोग हैं या महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर मानते हैं और उसके साथ साथ इनकी मूर्तियां बनाई गई विभिन्न समय कालों में, ठीक है, और मूर्तियों के माध्यम से महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं। और यह जो है मध्यम मार्गी है, जो महायान संप्रदाय के लोग होते हैं या जो भिक्षु होते हैं या मध्यम मार्गी होते हैं, जबकि हीनयानी अधिक कठोर होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने, बुद्ध चरित की अश्वघोष ने, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और हर्ष चरित वाणभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ये चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प इसका सही हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म युवराज को, भगौड़े जो ख्वारिज्म का युवराज था, इसकी खोज करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फरनाओ नुनीज जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था, इसके द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए जो देवराय द्वितीय इसके समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था, देवराय फर्स्ट के समय में, देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी भारत आया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो अच्युत राय है, अच्युत राय के समय में नुनीज भारत आया था। ठीक है, नुनीज है कहाँ का था? रूस का था। ठीक है, बाकी पीटर मुंडी हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ और भी कुछ थे जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। ठीक है, नुनीज अच्युत राय के शासनकाल में भरा जाता था और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, इसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा तो सही लेकिन पहला गलत है। इसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। जैसे देखिए सल्तनत तो बहुत बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए केंद्र में जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का निवास स्थान है, ठीक है, तो इसके आसपास तो लगान व्यवस्था को ये पूरी तरह से देख सकता है, लेकिन क्या जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी लगान व्यवस्था उसी रूप से लागू होगा जैसे कि केंद्रीय क्षेत्र में लागू होगा? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर लगान व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से चलती थी, लेकिन जो दूर के इलाके थे अलाउद्दीन खिलजी के, वहां पर लगान व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलता था। तो इसकी पूरी सल्तनत काल में लगान व्यवस्था एक था, सेम था या फिर समान रूप से लागू था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। और इसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी यह पहला सुल्तान था जिसने पैमाइश के आधार पर कर लागू किया था। ठीक है, पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करता था। उसके साथ साथ इसके समय के जो खूद मुकद्दम चौधरी वगैरह होते थे, ठीक है, खूद मुकद्दम चौधरी वगैरह जो लगान वसूला करते थे इसके पहले, ठीक है, उनको भी इससे वंचित कर दिया। और लगान वसूली के लिए दीवाने मुस्तक खराज विभाग की एक अलग विभाग बनाया गया इसके द्वारा, जिसका मुख्य कार्य क्या था? लगान की वसूली करना। और इसके पहले जो खूद मुकद्दम चौधरी वगैरह होते थे जो लगान की वसूली करके सरकार को या फिर शासकों को देते थे और उनको लगान से मुक्ति मिलती थी, यह जो है इसको समाप्त कर दिया इसने और इन लोगों को भी कर के दायरे में लाया। और अब क्या था कि यह जो जमींदार वगैरह जो चौधरी वगैरह होते थे इनको भी साधारण किसान की भांति ही कर देना पड़ता था। तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो भी एक महीना बचा है एग्जाम के लिए, आप लोग मेरे साथ प्रॉपर जुड़े रहिए और आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट्स अभी मार्केट में आए हैं या फिर चल रहे हैं या फिर जो भी मटेरियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसको इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि आप लोग बहुत अच्छे से उसे समझ पाएँ। ठीक है, बाकी चाहे वो करंट अफेयर वाला सेक्शन हो या फिर जीएस वाला सेक्शन हो, चाहे वो हिंदी वाला ही सेक्शन क्यों ना हो, ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और इतना विश्वास करिए कि आप लोगों की तैयारी में जो भी एक महीने बचे हैं उसमें जो कुछ भी पॉसिबल है वो पूरा अपना एफर्ट लगा करके उसमें मदद की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 में की गई थी। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
देखिए अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो उसमें आंसर क्या दिया है, केवल बी, जो कि गलत है। ठीक, मतलब दूसरे को सही माना है जो कि गलत है, और पहले को गलत माना, पहले तो वैसे ही गलत है। लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व मुख्य रूप से किया गया था वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसमें केशव चंद्र सेन कहाँ से आ गया? और आर्य समाज का स्थापना 1835 में 1875 में इसका स्थापना किया गया था, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है, जो नारी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से केंद्रित था, इसका जो प्रतिपादन या कह सकते हैं कि इसके माध्यम से नारी शिक्षा में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था, न कि केशव चंद्र सेन द्वारा। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, इनके प्रयासों से अगर हम बात करें, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो है, इनके माध्यम से या इनके द्वारा बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट जरूर पारित हुआ था, जिसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो महिलाओं की शादी की उम्र है वह निर्धारित किया गया था 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन ये भी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन की जो पुत्री थी, ठीक है, केशव चंद्र सेन की एक अल्पवयस्क पुत्री थी, अर्थात जिसकी उम्र 14 वर्ष नहीं थी, उसका विवाह इनके द्वारा कुछ बिहार के राजा के साथ कर दिया गया था, जिसके बाद इसका भी क्या हो गया, विखंडन हो गया, जो नेटिव मैरिज एक्ट था। ठीक है, क्यों विखंडन? क्योंकि जब इनके द्वारा खुद ही उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो अन्य लोग कहाँ से पालन करेंगे, तो ये नहीं चल पाया था। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा, सही भी कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इनके द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की गई थी, कब की गई थी? इनके द्वारा 1887 जो अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे हुआ था? यह मद्रास में संपन्न हुआ था, ये भी याद रखिएगा, समय भी। और बाकी जो प्रथम महिला पूछा है ना, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तब यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला पूछा है तो वो आपकी एनी बेसेंट होंगी। एनी बेसेंट होंगी, जिन्होंने 1917 की अध्यक्षता की थी, और सरोजिनी नायडू द्वारा 1925 कानपुर की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ठीक, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था? चोल, गुप्त, चालुक्य या फिर मौर्य? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, चालुक्य। चालुक्य वंश के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पद दिया जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। एकता प्रणाली के बारे में देखिए, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी देता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, देखिए जो निजामुल मुल्क तूसी द्वारा लिखी गई है सियासतनामा, और सियासतनामा में सर्वप्रथम एकता प्रणाली की व्याख्या की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सियासतनामा ही एक पहली ऐसी कृति है जिसमें एकता प्रणाली की मुख्य रूप से कह सकते हैं कि विस्तार से उल्लेख किया गया। और इसकी रचना की अगर हम बात करें तो तूसी, जो निजामुल मुल्क तूसी है, उसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ जो एकता भूमि दिया जाता था, जैसे जो अधिकारी वगैरह हो गए, उनके साथ साथ जो अन्य लोगों को भी एकता दिया जाता था, और इसके माध्यम से क्या था, एकता भूमि के माध्यम से इनको इस एकता भूमि मिलता था, जिसके बदले में इनको एक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता था, जैसे राज्य में अगर कोई शासन व्यवस्था में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो इन्हें जो है उसकी मदद करनी पड़ती थी। ठीक है, तो एकता व्यवस्था जो है या एकता भूमि जो है अधिकारियों के साथ साथ जो आम लोग होते थे उनको भी दिया जाता था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अलाई दरवाजा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर से किया गया है। इसके चारों दीवारों में से एक में घोड़े के नाल के आकार का मेहरबंद प्रवेश भी देखने को मिलता है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी होगा, दोनों विकल्प सही है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका भी है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देखिए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। देखिए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी, ऐसा नहीं है कि जिनको मनसब दिया जाता था वो सभी अधिकारी ही होते थे। ऐसे लोग भी थे जो अधिकारी या फिर सेना में उच्च पद पर नियुक्त नहीं होते थे, उनको भी मनसब दिया जाता था। ठीक है, तो सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका भी वर्गीकरण होता था। ठीक है, तो ये बात भी सही हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है? बी है। और अगर क्वेश्चन से ये बन जाए कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी,
तो इसका भी याद रखिएगा कि अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मनसबदारी व्यवस्था की। ठीक है, अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जो उल्लेख मिलता है हमें, वह आईने अकबरी, अबुल फजल के आईने अकबरी में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसे एक्सला सैंपल की संधि द्वारा समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह अनिर्णायक था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हुई थी, हैदर अली इसमें विजयी हुआ था। सही आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित किया। अंग्रेजों द्वारा सिंध का विजय करना, सहायक संधि, अवध का विलय और सती प्रथा पर प्रतिबंध। अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय कब किया गया था? अंग्रेजों ने सिंध का विलय किया था 1843 में। ठीक है, सहायक संधि 1856 में की गई थी सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि। अवध का विलय कुप्रशासन के, एक सेकेंड, कुप्रसहायक संधि कब की गई थी? सहायक संधि 1856 में थोड़ी होगा यार। सहायक संधि की अगर हम बात करें, सहायक संधि जो की गई थी वो सबसे पहले किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई थी और यह की गई थी 1798 में। ठीक है, 1798 में की गई थी। अवध का विलय किया गया था कब? अवध का जो विलय है यह किया गया था किसके समय में? डलहौजी के समय में 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसका विलय और सती प्रथा 1829 का जो एक्ट 17 था इसके माध्यम से इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो इसे क्रम से लगाना है और वो हो जाएगा आपका 2 4 1 3 सी। ठीक है, 2 4 1 3। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही? देखिए, इसमें जो सहायक संधि की गई थी, इसमें इन सब का जो है जैसे किसके किसके साथ सहायक संधि की गई थी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई थी 1798 में। हैदराबाद के साथ। ठीक है, उसके बाद किया गया था 1799 में सहायक संधि मैसूर के साथ। ठीक है, मैसूर के साथ किया गया था। ठीक, मैसूर के साथ। उसके बाद जो है तंजौर, मैसूर के साथ 1799 में तंजौर के साथ सहायक संधि, तंजौर के साथ भी सहायक संधि जो है 1799 में ही किया गया था। अवध के साथ 1801 में सहायक संधि किया गया था। ठीक है, और जो पेशवा थे, पेशवा ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। 1802 ईस्वी में सहायक संधि पर। और भोसले ने सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर किया था, भोसले द्वारा सहायक संधि पर 1803 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था, 1803 ईस्वी में। ठीक है, और जो सिंधिया थे, सिंधिया ने 1804 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, उसके बाद जो है 1805 ईस्वी में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, यहाँ के जो शासक थे इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये जो है क्रम लगाने के लिए या फिर मिलान करने के लिए पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय किया गया था 1843 में। किसने किया था? एलनबरो ने किया था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, सिंध का जो विलय है एलनबरो ने किया था, ये भी याद रखेगा। और कुप्रशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। ठीक है, सहायक संधि की गई थी 1798 ईस्वी में। ठीक है, 1798 ईस्वी में। और यह किसके समय हुआ था? वेलेजली के समय किया गया था। और विलियम बैटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। 1829 में एक्ट जो 17 था इसके अंतर्गत धारा 17 के था। ठीक है, और बाकी 1799 में मैसूर और तंजौर के साथ जो है सहायक संधि की गई थी। अवध के साथ 1801 में, पेशवा ने 1802 में, भोसले ने 1803 और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये भी याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सुविधा है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया था, बात बिल्कुल ठीक है। और इनके द्वारा यह शायद 1843 में किया गया था। आप लोग देखिएगा, डेट एक बार कंफर्म करके बताइएगा। ठीक है, पूना सर्वजन सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे द्वारा। और इसका 2 जो है डेट देखने को मिलता है, एक 1870 और एक जो है 1867। 1867, हाँ, ठीक है। और मद्रास नेटिव गुजलू लक्ष्मी नरसिंह चट्टू, इनके द्वारा 1869 या 67 में इसका स्थापना किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं किया था, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडियन लीग की जो स्थापना है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन लीग की जो स्थापना है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडियन लीग सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, देखिए इंडियन लीग की अगर हम बात करें
तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया, तो 1870 में किया गया था, याद रखिएगा। सुरेंद्र बनर्जी की अगर हम बात करें, इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की एआई की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? इन्होंने 1876 में किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 में, ठीक। बाकी इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था 1870 में, तो यही गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, इसमें किसानों ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, यह शहरों के उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित रहा, और मुसलमानों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। मुसलमानों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की थी, यह गलत हो जाएगा, ठीक है, यह गलत है। बाकी यह शहर के उच्च मध्यम वर्गों तक सीमित है, बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें किसानों ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है। जैसे कहीं कहीं कुछ किसान भाग लिए थे, लेकिन सक्रिय रूप से हर जगह किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये जो है इसमें देखने को मिला था कि महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके जो, और स्कूली जो छात्र थे, इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमीन का मालिक माना जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था अर्थात जो भूमि का मालिकाना अधिकार है वो किसानों के पास होता था, मतलब भूमि का वास्तविक मालिक किसान को माना जाता था। और यह भारत के कुल भूभाग के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक, 51% भूभाग पर, ऑप्शन है। और मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया था? जो दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जमींदारों की अनुपस्थिति थी, मतलब यहाँ पे जमींदार ना के बराबर रहते थे, तो किसानों के साथ लगान के लिए किसी को भी तो करार करना पड़ेगा, और जमींदार है नहीं, तो इसीलिए सरकार खुद मतलब स्वयं जो है इनके साथ करार करती थी, ठीक है, अनुबंध करती थी। और टोटल जो है 51% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको नीचे दिए गए कोड के हिसाब से सही आंसर बताना है, मतलब क्रम से लगाना है। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था यह हुआ था 1908 में। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। 1908 में आपका अलीपुर षड्यंत्र हुआ था। और उसके बाद है आपका हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र की बात करें, यह 1910 में हुआ था, 1910 में। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1915 में। और नासिक षड्यंत्र हुआ था 1909 में, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, या जाएगा दूसरे नंबर पे, या तीसरे नंबर पे, और या चौथे नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका होना चाहिए 1 4। सही आंसर इसका जो है वो होना चाहिए आपका 1 4 2 3 सी। भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम में है, इसे लगाना है। कालक्रम में जो युद्ध लड़े गए हैं उनको लगाना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो अंबर का युद्ध है, ठीक है, सेंट थोमी अंबर का युद्ध भी इसे कहा जाता है। जो सबसे पहले सेंट थोमी अंबर का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1749 में हुआ था सेंट थोमी अंबर का युद्ध, 1749 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ठीक है, 1757 ईस्वी में। बाड़ीवास का युद्ध 1760 में होगा। फिर बक्सर का युद्ध होगा 1764 में, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए बी, ठीक है, बी। मैडम भिकाजी कामा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मैडम कामा ने 1907 पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की ये निजी सचिव रही। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, दूसरा तो सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। क्यों? मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले भारत का झंडा तिरंगा इनके द्वारा फहराया गया था। और इनको ही भारत जो मैडम भिकाजी कामा है, इन्हें जो है भारतीय आंदोलन का मतलब क्या कहा जाता है यार, इनको जो है भारतीय आंदोलन की, अरे है यार कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। सही आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा इसका सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ, ऑप्शन बी, ठीक। देखिए भी इसमें बताइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। मनीराम दीवान, इन्होंने 1857 में कहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन्होंने असम में किया था,
ठीक है। नाना साहब ने कानपुर में किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ पे किया था? मौलवी अहमदुल्ला की अगर हम बात करें तो इन्होंने लखनऊ में, और नवाब हामिद अली खान ने, नवाब हामिद अली खान जो है इन्होंने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व घटित विभिन्न घटनाओं पर विचार किए उन्हें कालक्रम में लगाना है। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था, बंगाल में सिपाही विद्रोह 1857 के बाद जो बक्सर युद्ध होता है उसके जस्ट पहले, अर्थात यह जो है आपका 1764-63 के आसपास होता है। कच्छ का जो विद्रोह हुआ था यह 1819 से लेकर के 31 तक यह विद्रोह जो है रुक रुक कर चलता रहा था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, जॉर्ज बॉर्लो के समय में। संथाल विद्रोह यह 1855-56 में हुआ था। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 1324, 1324। कुछ आंदोलन दिए गए हैं और वर्ष दिया है कौन इसमें से? इसमें रंपा कुरप्पा, यह जो है 1879-80 में बात बिल्कुल ठीक है। पावना विद्रोह 73-76 में हुआ था, ये बात भी ठीक है। बंगाल का नील विद्रोह हुआ था 59-60 में, और जयंतिया विद्रोह 60-63 में। सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों विकल्प सही है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन बी। वुड डिस्पैच के बारे में देखिए, इसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी और इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन, नहीं पूछा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है कहा गया था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, मद्रास और बंगाल में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, और इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया गया था। इसमें कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए और उच्च शिक्षा जो है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और इसके द्वारा शिक्षा के संदर्भ में बहुत सी सुधार करने की बात की गई थी। उसके साथ साथ इसमें कहा गया कि जो निजी निवेशक हैं उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए, और बहुत से ऐसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित इसके द्वारा सिफारिश की गई थी। यही वजह है कि जो वुड डिस्पैच आपका है इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो डलहौजी के समय में 1854 में आया था। ठीक है, डलहौजी के समय में 1854 में। सही आंसर भी हो जाएगा। भारतीय मानक समय याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बाकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से होकर के गुजरती है। उसके साथ साथ आपका तेलंगाना है, तेलंगाना से होकर के गुजरती है। ठीक है, तेलंगाना से होकर के गुजरती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह जो है उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों में? 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। और इसमें जो एक सेकंड, तेलंगाना से भी नहीं गुजरती भाई। ठीक है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ से भी गुजरती है। ठीक, सही आंसर इसका ये है। इसमें कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? लावनी पश्चिमी क्षेत्र, होरी ब्रज क्षेत्र, संस्कार गीत अवध क्षेत्र और चौलर जो है पूर्वांचल क्षेत्र। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। ठीक, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, कठघोड़वा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वांचल। कर्मा नृत्य की बात करें या मिर्जापुर और सोनभद्र में मुख्य रूप से किया जाता है। जोगनी नृत्य की बात करें या अवध क्षेत्र में, और ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, सी। हथनी कुंड बैराज के बारे में देखिए, सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, और यह 5 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है हथनी कुंड बैराज के नाम मतलब बारे में। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है? ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन ए सहारनपुर। ठीक है,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात औसत से अधिक है? लिंगानुपात औसत से अधिक है कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। झारखंड में जो लिंगानुपात है वो औसत से अधिक है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? झारखंड के लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वह 949 है, 949 है। महाराष्ट्र का लिंगानुपात कितना है? महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929, ठीक है। और गुजरात का जो लिंगानुपात है यह 919 है। और मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह 931 है, ठीक है। सही आंसर इसका डी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव या फिर लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। ए जनसंख्या घनत्व पूछा है। अगर ओवरऑल सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पूछे तो जो दिल्ली है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9,258 है, 9,258, ठीक है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व है। पुदुचेरी का जो जनसंख्या घनत्व है, पुदुचेरी का जनसंख्या घनत्व यह जो है लगभग 7,000 कुछ है। लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व 2149 है, 2149। दादर नागर हवेली का जो जनसंख्या घनत्व है, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ठीक है, इसका जो है 2191 है, 2191। तो सही आंसर इसका जो है वो ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो अंतराल है वो कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 16.5%, 16.30%, ठीक है। 16.30%, 16.3%। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। किस दशकीय वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.7% थी, 17.7। 1981 से लेकर के 91 के बीच कितना था? यह 23.87% था, ठीक है। 61 से लेकर के 71 के बीच में यह 24.81% था। 91 से 2001 के बीच में यह था 21.54%, ठीक है। तो सबसे कम 1 से 11 के बीच। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कितना था? आंध्र प्रदेश का 10.98, लगभग 11% के आसपास मान सकते हैं। तमिलनाडु का कितना था? तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसका 15.67% था, लगभग इसे 15.5% मान सकते हैं। बिहार का जो है कितना था? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था यह उच्च था इन सभी से। बाकी जो पश्चिम बंगाल है इसका 13.84 था, 13.84 था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। बाकी बिहार जो है इसका 24 कुछ है, ठीक है, 24 कुछ है, ठीक है। एग्जैक्ट कितना है वो नहीं याद है, मतलब पता नहीं है, बाकी 24 कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? कहाँ पे किया जा रहा है? महाराजगंज, गोंडा, कुशीनगर या फिर गोरखपुर। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, कुशीनगर में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? यह इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बी हो जाएगा, वाराणसी में किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग द्वारा स्वीकृत 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों की जो स्थापना है, यह निजी औद्योगिक पार्क हैं और इनको किस जिले में स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सहारनपुर और मुरादाबाद में किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। बजट 2024-25-26 उत्तर प्रदेश का बजट 25-26 के बारे में देखिए। 25-26 का 22% हिस्सा जो है यह इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात पूंजीगत निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा, पूंजीगत निर्माण में। और 25-26 में जो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है 2.97% रहने का अनुमान लगाया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा? दोनों सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। बजट से रिलेटेड दोनों विकल्प उत्तर प्रदेश के बारे में सही है, सही आंसर भी हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा की जो क्षमता है, स्थापित क्षमता, वो कितनी हो गई है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग वो हो गया आपका 2653 मेगावाट, और इसे
2022 में 2022 में यह टारगेट रखा गया था कि अगले 5 वर्षों में जो विद्युत उत्पादन है इसको बढ़ा करके कितना करना है, 22,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। धलौरी वेटलैंड के बारे में देखिए, यह वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास ही स्थित है और यह लुप्त प्राय सॉरस क्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। और एनजीटी और उत्तर प्रदेश सरकार को के बीच में जो लेकर के इसके बारे में कुछ बहस हुई थी, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, बाकी एनजीटी का स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सुरक्षा उत्कृष्टता स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? लखनऊ, कानपुर देहात, गाजियाबाद या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो भी हो जाएगा, कानपुर देहात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कानपुर देहात के भोगनी एक स्थान है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है 875 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। उसके साथ साथ इसके लिए जो है आपका जो पैसे का आवंटन किया गया है वो बजट 2025 में इसके लिए टोटल जो है आपका 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, 40,000 करोड़ पैसे का आवंटन किया गया है। ठीक, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, कानपुर देहात। और इसके साथ साथ 10 और मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 जगहों पर या 10 नए जो जिले हैं वहाँ पर नए टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करने का भी घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह 10 स्थान कौन कौन से हैं और इसका घोषणा 2025 में किया गया है, तो यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है बजट 2025 में। और यह 10 कौन कौन से हैं देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो यह 10 स्थल जो है भदोही हो गया। ठीक है, गोरखपुर, ठीक, उसके साथ साथ आपका गाजियाबाद हो गया। ठीक है, मेरठ है, हरदोई है और आपका संत कबीर नगर है। ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपका बाराबंकी है। ठीक है, बाराबंकी है, मऊ है और कानपुर है, यहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है और यह फैक्ट्री डीआरडीओ द्वारा स्थापित की जा रही है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला तो सही दूसरा गलत है, क्योंकि इस फैक्ट्री का स्थापना जो है डीआरडीओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका स्थापना किया जा रहा है। पहला तो सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट के रूप में स्थायी रूप से शामिल हुई है? तनुष्का सिंह। और यह कहाँ की है? लखनऊ की है शायद, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी है कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? भीमा, मूसी, कोयना या फिर मंजरा या फिर मंजीरा। सही आंसर डी हो जाएगा, मंजीरा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, बाकी भीमा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, ठीक है, ये सभी जो है किसकी है? सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाकी मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित दर्रों के युग्मों में से कौन सा एक सही सिक्किम में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम में है? देखिए, सिक्किम में आपका जिलेपला है और नाथुला है, यह दोनों दर्रे सिक्किम में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से निम्नलिखित में से किस तरंग के वेग में अंतर के आधार पर अलग किया जाता है? वो आपका प्राथमिक तरंग है, पी वेव्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? मणिपुर, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर झारखंड। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कर्क रेखा मणिपुर नहीं बल्कि मिजोरम से गुजरती है।
ठीक है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी। गोंडवाना सेल समूह भारत का 95% कोयला प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूहों से संबंधित हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो है इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। पहला बात तो बिल्कुल सही है, 95% जो कोयला के भंडार है वो गोंडवाना सेल समूहों में पाए जाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार के कोयला के भंडार भारत में पाए जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो आपका धारवाड़ है, जो आपका धारवाड़ समूह है, या मुख्य रूप से लौह खनिजों के लिए फेमस है, ठीक है, लौह खनिजों के लिए। इसमें मतलब धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं इसमें, और धात्विक खनिजों के भंडार कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कंफर्म करके बताइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन इसमें सही जो दिया है दोनों दिया है, लेकिन इसमें क्यों एक सही लग रहा है, ठीक है, दूसरा गलत लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या है, ठीक है। और नहीं तो मैं इस का क्वेश्चन जो है देख करके जो भी सही होगा पता करके उसको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ तांबा क्षेत्र दिए गए और राज्य दिया गया है। मलाज खंड जो तांबा क्षेत्र है वह कहाँ पे है? देखिए मलाज खंड की अगर हम बात करें, यहाँ आपके कर्नाटक में है। एक सेकेंड, मलाज खंड कर्नाटक में थोड़ी है, मलाज खंड है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। मलाज खंड मध्य प्रदेश में है। चंद्रपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। खेतरी राजस्थान और हासन कर्नाटक। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कालाहांडी, यह बॉक्साइट के लिए फेमस है, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए और मोसाबानी तांबा के लिए। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। कालाहांडी मुख्य रूप से बॉक्साइट के लिए फेमस है, जावर जस्ता सीसा के लिए कहाँ पे? राजस्थान में, कोलार सोना के लिए और मोसाबानी तांबा के लिए। चारों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, चारों विकल्प सही हो जाएंगे। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोयला भंडार की दृष्टि से सही और वही क्रम में जो राज्य हैं उनमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है। तो इसमें से देखिए झारखंड किस में है, तो या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, तो पहला और दूसरा काट दीजिए, ठीक है। झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, ठीक है। सबसे अधिक कोयले का जो भंडार है, जो नया आपका रिपोर्ट आया है 2025, उसके अकॉर्डिंग झारखंड में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर है उड़ीसा, उसके बाद है मध्य प्रदेश। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। दामोदर घाटी किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर घाटी बराकर नदी में स्थित है। सोन घाटी का निर्माण है उमरिया में, उमरिया में, ठीक है, उमरिया नदी घाटी में स्थित है। गोदावरी घाटी सिगरेन और महानदी तलचर, ठीक है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं के बारे में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयले संरचना में बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता और सस्ती कार्य संचालन। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सस्ती कार्य संचालन थोड़ी है, महंगी कार्य संचालन है, जिस कारण ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नुमालीगढ़ असम में है, नुमालीगढ़ है असम में, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयनी महाराष्ट्र, बरौनी बिहार। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कोयली या महाराष्ट्र नहीं बल्कि कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में, जी सी गलत है। अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। पहला तो सही है कि अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, और ये कोडरमा है कहाँ पे? झारखंड में, झारखंड में, ये बात बिल्कुल ठीक है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। धारवाड़ जो है खनिज तेल के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। धारवाड़ की अगर हम बात करें, धारवाड़ में मुख्य रूप से जो प्राकृतिक या कह सकते हैं जो लौह तत्वों के भंडार पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं, धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और अवरक के लिए कोडरमा मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कोडरमा को अगर हम बात करें, कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया, ठीक, सही आंसर है। कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित नहीं है? घाट प्रभा एक सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, इडुक्की तापीय परियोजना और सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इडुक्की। इडुक्की की अगर हम बात करें तो यह तापीय परियोजना नहीं है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, सही आंसर सी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वो आपका थोरियम है। जो केरल कर्नाटक के जो मोनाजाइट तट मतलब नदी तट हैं, समुद्र तट, वहाँ पे जो मोनाजाइट बालू है इसमें मुख्य रूप से थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। चंबल नदी पर अवस्थित राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना में से किस राज्य में स्थित है?
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। देखिए राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर और उसके साथ साथ आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन दोनों बांधों का निर्माण राजस्थान में किया गया है। चंबल नदी पर टोटल 3 बांधों का निर्माण किया गया। ठीक है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और एक जवाहर सागर, जिसमें से राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, इन दोनों का निर्माण किया गया है राजस्थान में, और जो गांधी सागर बांध है उसका निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुडनकुलम, कुडनकुलम क्या है? कुडनकुलम की अगर हम बात करें तो यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चमेरा क्या है? चमेरा जो है यह जलीय ऊर्जा संयंत्र है। पतरातू क्या है? पतरातू जो है तापीय और ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, ये गंगा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा है? गंगा नदी द्वारा जिस डेल्टा का निर्माण किया जाता है वह चापाकार डेल्टा है। ऑप्शन डी, चापाकार। नेक्स्ट देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, लवणता के हिसाब से, लवणता के बढ़ते क्रम में जो आपका असेंडिंग ऑर्डर है इसमें लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले नंबर पे कौन आएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो पहले नंबर पे है वो आ जाएगा आपका, पहले नंबर पे आ जाएगा बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर। उसके बाद आपका आ जाएगा बाल्टिक सागर के बाद, बाल्टिक सागर के बाद जो है आपका काला सागर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर चीन सागर है, उसके बाद है लाल सागर। तो सबसे अधिक लवणता लाल सागर की है। ठीक है, और सही आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक यायावर जनजाति उत्तरी फिनलैंड में निवास करती है? कौन सी यायावर जनजाति है जो उत्तरी फिनलैंड में निवास करती है? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, किर्गिज। किर्गिज। ठीक है, एक सेकेंड। उत्तरी फिनलैंड में किर्गिज जनजाति थोड़ी निवास करती है। देख, उत्तरी फिनलैंड में ये लैप्स जनजाति निवास करती है। ठीक है, उत्तरी फिनलैंड में लैप्स जनजाति निवास करती है, और यह जो मुख्य रूप से जो टुंड्रा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, और यह जो लोग या लैप्स जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग जहाँ पे रहते हैं या जिस घर में रहते हैं उस घर को सिजदा के नाम से जाना जाता है। सिजदा के नाम से, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सतह से सर्वाधिक एल्बिडो क्रिया होती है? एल्बिडो है क्या? सौर विकिरण जो आती है, सौर ऊर्जा जो आती है, सौर उष्मा, और पृथ्वी के किस भाग से टकरा करके कितनी अधिक परावर्तित हो जाती है, कितनी टकरा करके वापस चली जाती है। मान लीजिए 100% या ऊर्जा या सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जो है आ रही है, और इसका जो है 90% अगर परावर्तित होकर के चला जा रहा है, तो यह जिस भूमि से जाएगा टकरा करके, इसका एल्बिडो सबसे अधिक होगा। और पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक जो एल्बिडो होता है वो ताज़ा बर्फ का होता है, जो बर्फ जमा होता है। ठीक है, इसका होता है। इससे सबसे अधिक जो है जो सौर ऊर्जा है टकरा करके वापस चली जाती है, इसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो स्थान आता है वो घने बादल का है। घने बादल के बाद फिर मरुस्थल का नंबर आता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है कि हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है? ये आपका सोना पानी है। ठीक है, बाकी सियाचिन, हिमनद, बियाफो, ये दोनों कहाँ पे हैं? दोनों जो है आपके बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय के पार्ट हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आइसोहाइट। आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट। दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन विश्व में कहवा पत्तन के लिए नाम जाना जाता है? ये आपका सैंटोस है, सैंटोस, जिसे कहवा या कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों को आपस में जोड़ता है? यह जो है किन दो स्टेशनों को आपस में जोड़ता है? यह मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को आपस में जोड़ता है। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। कागज उद्योग के लिए ओंटेरियो, सूती वस्त्र डेट्रायट, रासायनिक उद्योग टेक्सास और मोटर कार नगोया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कनाडा का ओंटेरियो कागज उद्योग के लिए फेमस है। टेक्सास जो कि अमेरिका में है, टेक्सास जो कि अमेरिका में है, और यह रासायनिक उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, जापान स्थित नगोया या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, और उसके साथ साथ जबकि आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है।
और अमेरिका का डेट्रायट, अमेरिका का जो डेट्रायट है यह मोटर कार उद्योग के लिए फेमस है, न कि सूती वस्त्र। तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। माउंट इताबिरा, क्रिवायरॉक, मेसाम्बी रेंज और किरूना ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, माउंट इताबिरा यह कहाँ पे है? माउंट इताबिरा जो है यह आपके ब्राज़ील में स्थित है, माउंट इताबिरा। ठीक है, माउंट इताबिरा है ब्राज़ील में। क्रिवायरॉक और एक और है रोसरोगो, रोसरोगो, ये दोनों कहाँ पे हैं? यूक्रेन में है। ठीक है, किरूना है यह आपके स्वीडन में स्थित है और मेसाम्बी है अमेरिका में। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुनिए? इन इनुईट यह स्वीडन में है, पुनान बोर्नियो, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड और मायाज जनजाति ग्वाटेमाला। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इनुईट की अगर हम बात करें यह मुख्य रूप से अमेरिका और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर अभी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। तितलियों की अगर हम बात करें, तितलियां अनियत तापीय अर्थात कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो इनके लिए जो है बहुत अधिक तापमान, कोल्ड ब्लडेड मतलब यह है कि बाहरी तापमान के अकॉर्डिंग अपने शरीर का तापमान, इनके शरीर का तापमान जो है घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत अधिक तापमान और बहुत कम तापमान दोनों नुकसान करता है। ठीक, सही आंसर भी हो जाएगा। ओजोन परत के बारे में देखिए, यह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करता है और यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। इसका केवल दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर डी है। ओजोन परत की अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस उत्तरदायी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उत्तरदायी है, सबसे अधिक उत्तरदायी है। क्लोरीन्स के जो आपके वो हैं, ठीक है, वो भी हैं। हैलोजन्स ये भी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें योगदान नहीं होता। ठीक है, सही आंसर सी है। संविधान सभा के बारे में देखिए, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में किया गया था और इसका चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा नहीं किया गया था। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ समिति दी गई और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं, तो कौन इसमें से सही नहीं है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति HC मुखर्जी। ये गलत है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी HC मुखर्जी की बात करें तो यह अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 123 यह अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात करता है। विधान परिषद का उत्सादन मतलब समाप्त करना या उसका सृजन करना अनुच्छेद 169 और 200 राज्यपाल का विधेयक अनुमति। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, 1 4 3 2। कुछ संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कनाडा से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य फ्रांस से। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है, बात बिल्कुल ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया, बात बिल्कुल ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं रूस से लिया गया। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। राज्य गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान कर देगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4, ठीक है, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 14, उसके साथ साथ आपका अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 में मुख्य रूप से किया गया। ठीक है, ये हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, ये बात भी ठीक है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, इस अधिकार के आधार पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, बात भी ठीक है। लेकिन किसी अफसर का घेराव करना या इसके अंतर्गत थोड़ी आता है, तो यही गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिया है? देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, इसे मान्यता दिया गया है। आश्रय का अधिकार, इसे भी दिया गया। सूचना का अधिकार, इसे भी दिया गया। तो तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों वर्तमान समय में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर देर से फांसी हो रही है तो देर से फांसी देने के विरुद्ध भी अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और आश्रय का अधिकार, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, और एकांतता का अधिकार, निष्ठा का अधिकार हो गया। ठीक है, सूचना देने का अधिकार हो गया। तो ये सब जो है मौलिक अधिकार, और विभिन्न जो सरकार के या कह सकते सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न वर्डिक्ट आए थे उसमें जो है इन सभी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा। परमादेश जो रीट है इसके बारे में देखिए, इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसे संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो ऑब्लिगेशन होते हैं इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखिए, यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह देश में विधि के शासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। देश में विधि का शासन स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो एफआर जो मौलिक अधिकार है वो निभाता है। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। चंपकम दुराई राजन मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, मतलब मूल अधिकारी को वरीयता दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का है शायद। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, इसका जो है दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? वो डिब्रूगढ़। और कब तक किया जाएगा? 2027 तक इसको विकसित करने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया डॉक्टर वी नारायणन को। डॉक्टर वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इंद्र अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंद्र अभ्यास का आयोजन हुआ था चेन्नई में। कोमोडो का आयोजन किया गया था बाली में। सूर्य किरण का जो आयोजन है वह सलझंडी में और विनवैक्स कामबाला में। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। 2-3-4-1, 2-3-4-1। प्रकृति 2025 के बारे में देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली को समझना है और इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया था। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। और इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था और पहली बार इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी गल्फ फ्रूट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, इसमें अगर आप ये क्वेश्चंस ना भी आप लोगों को पता हो, इसका आंसर ना भी पता हो, तो भी इसमें इस गल्फ फ्रूट क्या है 2025, गल्फ मतलब गल्फ जो है किसी खाड़ी देश में हुआ होगा, तो खाड़ी देश के अंतर्गत पेरिस को आप काट सकते हैं, मुंबई को, जिनेवा को, एक ही बच रहा है दुबई। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, गल्फ फ्रूट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने KM3 NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, भूमध्य सागर या फिर अटलांटिक महासागर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य सागर से। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। दिया सलाई पुस्तक की रचना कैलाश सत्यार्थी ने की थी। दिया सलाई पुस्तक की रचना की गई थी कैलाश सत्यार्थी द्वारा। द महात्मा मैनिफेस्टो की रचना राजेश तलवार ने की थी। कर्मयोगिनी वीरांगना, इसकी रचना की गई थी विजय राहटकर द्वारा। और IMP गोपीचंद हिंदुजा, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। 1-4-3-2। सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया था? सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया था भद्रेश दास को। भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह संस्कृत के महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि प्रख्यात विद्वान हैं और इनको जो है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए 2024 का KK बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए? संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा।
कौन इसमें से गलत है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में, यही गलत है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वह 23 जनवरी को मनाया जाता है, और 24 जनवरी को जो मनाया जाता है वह क्या है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डी गलत हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, कहाँ करने की घोषणा की गई है? वो किया जाएगा रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए, रीवा मध्य प्रदेश में इसका घोषणा किया जाएगा। ठीक, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार जो CZA है, इसके द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। सही आंसर इसका ये है। नगद आरक्षित अनुपात CRR के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह बैंकों की तरलता को नियंत्रित करने के साथ आपातकाल में नियमन करने में भी सहायता करता है, बात बिल्कुल ठीक है। बैंकों की तरलता को नियंत्रित करता है, जैसे अगर CRR को अधिक बढ़ा दिया जाए तो बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी, CRR को अगर कम कर दिया जाए तो तरलता बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो यह पैसा निकाल करके CRR के रूप में RBI के पास रखा जाता है, या इकोनॉमी या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है, ठीक है, तो आपातकालीन परिस्थिति में यह मदद करता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ट्रेजरी बिल के बारे में देखिए, इसे शून्य कूपन बांड के नाम से भी जाना जाता है, जीरो कूपन बांड के नाम से जाना जाता है, बात बिल्कुल ठीक है। और इसे छूट पर जारी किया जाता है एवं अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। इसे छूट पर जारी किया जाता है एवं अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेजरी बिल है, ठीक है, 100 रुपये का, 100 रुपये का, और भारत सरकार या फिर RBI ट्रेजरी बिल बेच रही है, तो जो खरीदेगा ग्राहक, उसे या कितना पैसा देना होगा इसे खरीदने के लिए? यह 100 रुपये का है तो इसे देना होगा 95 रुपया, मतलब 95 रुपया में यह ट्रेजरी बिल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 95 रुपये में मिल जाएगा। पुनः वापस जब यह ट्रेजरी बिल या इसे वापस करेगा तब इसे 95 रुपये में नहीं, बल्कि यह जो इसे पुनः वापस करेगा वो 100 रुपये वापस करेगा, तो ये 5 रुपये इधर फायदा हुआ। और इसे लेने के बाद जो, जैसे मान लीजिए CRR के रूप में रखना है या SLR के रूप में रखना है, जो निकाल करके उसमें जो है या ट्रेजरी बिल को वरीयता देते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल को वरीयता देते हैं, इससे फायदा क्या होता है? ये खरीदे तो है 95 रुपया में, इसका मूल्य 100 रुपया है, तो जो SLR के रूप में रखा जा रहा है वह जो रखा जाएगा, इसको रखेंगे तो यह 100 रुपये के बराबर होगा, जबकि इस पर खर्च कितना किया गया? 95 रुपया, तो 5 रुपये इधर फायदा हुआ। फिर जब इसे वापस करेंगे तब इसे 100 रुपया प्राप्त होगा, तो 5 रुपये इधर फायदा हुआ। तो यह जो है यह पूरा ऐसे कार्य करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत 200 करोड़ रुपये का भंडार रखना अनिवार्य होता है। वित्तीय नियामक कार्य के अंतर्गत या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण का निर्धारण करता है कौन? RBI। ये बात भी सही है। दूसरे की बात करें, ये बात भी सही है। 200 करोड़ रुपये, जैसे नए नोट अगर आपको जारी करना है, नया नोट छापना है, तो छापने से पहले 200 करोड़ रुपये का रिजर्व आपको रखना अनिवार्य होगा। और इन 200 करोड़ रुपये में से 115 करोड़ रुपये का आप क्या रखेंगे? सोना। ठीक, 115 करोड़ रुपये का सोना रखेंगे, बाकी जो 85 करोड़ है यह विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखेंगे। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बैंक दर के बारे में देखिए, इसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देती है, बात बिल्कुल ठीक है। और इसके माध्यम से रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करती है, ये बात भी ठीक है। सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, साख सृजन क्षमता को प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे देख लीजिए, अगर हम बैंक दर पे जिस पे ब्याज ऋण दिया जाता है, बैंक दर अगर 5% है, तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो अगर RBI से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, तो जो ऋण लेंगे उसके बदले इनको 5% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 5% ब्याज देना पड़ेगा। अगर यही ब्याज दरें बढ़ा करके 10% कर दें, तब इस पर क्या होगा? 10% इनको ब्याज देना होगा। तो यह ऋण लेने में क्या करेंगे? थोड़ी मतलब देरी करेंगे, अब जल्दी ऋण नहीं लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो यह ऋण नहीं लेंगे, और ऋण अगर लेंगे भी तो आगे जब वाणिज्यिक बैंक अन्य जो उपभोक्ताओं को ऋण देंगे उस कंडीशन में ये भी अपने ब्याज दर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो साख सृजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, तरलता को नियंत्रित करना, आर्थिक समृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, इनमें से आपको बताना है कौन मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के बारे में देखिए, इन पर CRR के प्रावधानों के अनुपालन में कोई बाध्यता नहीं होती है और इन्हें बैंकिंग विनियामक अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इन्हें बैंक विनियामक के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त थोड़ी होता है। ठीक है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है
तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त होता है, न कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत। ठीक, बाकी पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों के लिए उपलब्ध है और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी शामिल है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, दोनों विकल्प सही है, सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्राप्त होता है। उसके बाद 6 महीने के, अगर आप जनधन खाता अकाउंट खुलवाए हैं तो 6 महीने के बाद आपको 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का तात्पर्य क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है और आपको अगर ज़रूरत है तो बैंक आपको 10,000 रुपये दे सकता है। फिर आपके पास जब पैसे होंगे तो या बैंक उसमें से पैसा अपना काट लेगा। ठीक, उसके साथ साथ 2 लाख रुपए का बीमा भी प्राप्त होता है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। एनपीए के बारे में देखिए, गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्ति है, लघु अवधि कृषि फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका भुगतान 2 फसली मौसमों तक नहीं किया गया है, ऋण के मूलधन अथवा ब्याज की राशि जिसका भुगतान 90 दिनों तक या उससे अधिक समय तक नहीं किया गया है, उसे एनपीए में काउंट किया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। औद्योगिक उत्पादन में कमी, दोहरे तुलन पत्र की समस्या, किसानों की ऋण माफी, रुग्ण इकाइयों को बंद करने हेतु उचित या पारदर्शी नीति का अभाव, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका डी, चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है, जो इंपॉर्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को नहीं पता है, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते, जैसे औद्योगिक उत्पादन में कमी आप लोगों को पता है, औद्योगिक उत्पादन में कमी क्या होता है। ठीक है, किसानों की ऋण माफी ये भी पता है आप लोगों को क्या होता है, रुग्ण इकाइयों को बंद करना, जैसे जो घाटे में चल रही इकाइयां हैं उनको बंद करना, या फिर उसमें अगर पारदर्शिता नीति का अभाव, ये भी आपको पता है। लेकिन दोहरे तुलन पत्र की समस्या क्या होती है, ये मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोगों को पता होगा, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। ठीक, दोहरा तुलन पत्र की समस्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक, मतलब कोई कंपनी है, वह किसी एक से ऋण लेती है। ठीक है, किसी एक से ऋण लेती है और यह ऋण जो है, यह क्या कर रही है, यह ऋण जो है चुकता नहीं कर पाती है, इस ऋण को यह पूरा नहीं कर पाती है, मतलब इसका ऋण को वापस नहीं कर पाती है। इसी संदर्भ में यह क्या करती है, एक अन्य दूसरे से ऋण लेने लगती है, दूसरे से ऋण लेने लगती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये होता है कि इसका ऋण भी होता है और इसका भी ऋण भी होता है, और यह जो है इस ऋण के कारण इसका ये वाला जो ऋण होता है ये भी प्रभावित होता है और इसकी वजह से ये भी प्रभावित होता है। ठीक है, ये आपका दोहरे तुलन पत्र की समस्या होती है। सही आंसर डी हो जाएगा। मार्चेंट डिस्काउंट रेट, ये क्या होता है? ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा पर लगने वाला फीस होता है और इससे प्राप्त रकम दुकानदारों को प्राप्त नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के संदर्भ में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ करके गिर जाते हैं। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना पड़ता है। नाव से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे हट जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम नहीं है। नाव से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे हट जाता है, या फिर राकेट जो है, जो ऊपर राकेट प्रक्षेपित होता है, ये सभी किसके नियम के हैं? ये सभी अगर हम बात करें तो ये सभी जो है तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली छोड़ना हो गया, नाव से कूदना हो गया, कुएं से पानी निकालना हो गया। ठीक है, राकेट जो उड़ता है, ये सभी तीसरा नियम है। बाकी ये सभी जो है प्रथम नियम के उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ मोल, दाब डेसिबल, ताप केल्विन, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, दाब की अगर हम बात करें, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल। और डेसिबल की बात करें तो यह ध्वनि की इकाई होती है, ध्वनि की। ठीक है, क्रीम निकालने की मशीन में किस कार्य पर कार्य करती है? यह अपकेंद्रीय बल पर। जैसे इसमें जो मठा जाता है, इससे ये क्या होता है, ये जो है बाहर की तरफ ऐसे जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ, तो ये क्या है? यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बाकी अगर ऐसा होता कि ये जो अंदर की तरफ अगर आती है तो यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। लिफ्ट में व्यक्ति के भार के बारे में देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आता है तो व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकराएगा, फिर से ऊपर जाकर के चिपक जाएगा। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। पृष्ठ तनाव के बारे में देखिए, साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है।
गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है हमें। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दूसरा तो सही, पहला गलत है। साबुन के घोल का बुलबुला, साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं कि जल के साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यह गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धात्विक तत्व विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। यह ठोस अवस्था में अधातु वर्धनीयता एवं तन्य होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, उसे अणु कहा जाता है। और किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको परमाणु कहते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। कोशिका के बारे में देखिए, कोशिका सेल्स के बारे में, इसे जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एपी कल्चर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मधुमक्खी पालन होता है। सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है वो आपका मत्स्य पालन होता है। और वीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर, वीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग को आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली कहा जाता है? वो आपका क्या है? लाइसोसोम है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 127, ठीक है, 127। और क्वेश्चन नंबर 122 इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124 इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 124 इसका सही आंसर सी हो जाएगा 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 128 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2.25% की हानि। क्वेश्चन नंबर 129 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 15। देखिए 1 2 ये हो गया, 3 इसमें हो जाएंगे, ठीक है, 8 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा और 2 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा, ठीक। और उसके साथ साथ आपका जो है तो इसे अगर आप जोड़ते हैं 8 2 10 3 13 और 2 है इसमें, और वो 2 कौन से हैं? वो 2 हैं आपके, एक ये है और एक ये, ठीक है, तो टोटल 15 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का वन क्षेत्र, वनावरण और वृक्षावरण निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? वनावरण वृक्षावरण की बात करें या बढ़ करके जो नवीनतम डाटा आया है, रिपोर्ट आया है 2023 का वनावरण रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट जो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है, इसके अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण बढ़ करके 25.17% हो गया है, ठीक है। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों के क्रम में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना आवश्यक है, ये बात भी ठीक है। मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, ये बात भी ठीक है। और राज्य सरकार प्रत्येक पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित कर सकती है जिसका मुस्लिम होना अनिवार्य, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वह जो एक व्यक्ति को नामित करेगी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब जिस राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन करना है वह व्यक्ति किसी भी समुदाय से या किसी भी धर्म से हो सकता है, ठीक है, तो यही गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया था? यह तमिलनाडु में जो पंबन ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पे, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। हाल ही में रामसर अभिसमय के बारे में देखिए, इसके तहत किसे आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी गई है? किसे आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी गई है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी। 15वां यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट रैंकिंग 2025 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग श्रेणी में 26वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है, और एक सेकेंड, आईआईटी मुंबई ने इंजीनियरिंग खनिज और खनन क्षेत्र में 28वां स्थान प्राप्त किया है। खनिज श्रेणी में धनबाद स्थित भारतीय खनन
विश्वविद्यालय को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। IIT मुंबई की अगर हम बात करें, IIT बॉम्बे जो है या इसका स्थान जो है 28वां, इसका जो स्थान है IIT बॉम्बे का यह 28वां नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यही गलत है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में देखिए, इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया जाएगा और भारत विश्व का 70% हल्दी का उत्पादन करके विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक देश है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प। हाल ही में संपन्न हुई पहले चरण की गिद्ध गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। गिद्धों की सबसे अधिक आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे विश्व में जो गिद्धों की प्रजातियां हैं, 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं पूरे विश्व में। भारत में 9 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में 7 प्रकार के। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छता लीग में शामिल मिलियन प्लस शहर की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई इस मामले में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? इंदौर है। अगर इंदौर रहता तो पहले नंबर पे ही आता, नवी मुंबई दूसरे नंबर पे है। ठीक है, लेकिन इंदौर के ऑप्शन में न होने की वजह से नवी मुंबई पहले नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका सूरत है। ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर पहले नंबर पे, नवी मुंबई दूसरे और सूरत तीसरे। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, GS वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत की तटरेखा 47.6% वृद्धि के साथ बढ़ करके 1198 किलोमीटर हो गई है। 11,098 किलोमीटर बढ़ गई है। नई पद्धति में खाड़ी मुहाने प्रवेश द्वारा अन्य भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को शामिल इसमें किया गया है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि के साथ सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की स्थिति इसने बरकरार रखी है। केरल की तटरेखा की लंबाई में दूसरा सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से बताना है गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी, केरल में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इसमें 5% लगभग 30 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो ये था GS वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, वो ज़रूर बताया करें। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आज से कोशिश की जाएगी कि सारे प्रैक्टिस सेट जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो भी आप लोगों को सब प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय